हेलो बच्चों, आप सभी का द सक्सेस टीम में स्वागत है। क्लास 10th चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे कि कैसे व्यापारिक कंपनियों का हिंद चीन में आगमन होता है और कैसे फ्रांसीसियों का प्रभुत्व हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है जब भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा किया जाता है 1498 में। तो ये डेट याद रखिए कि भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा द्वारा किया गया। वो भारत पहुंचा, साथ ही साथ वहां से वो हिंद चीन भी पहुंच गया। यानी हिंद चीन में भी पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। ठीक है, कौन था? पुर्तगाली था। फिर उसके बाद 1510 ईस्वी में मलक्का को वो जीत लेते हैं, उस पर अधिकार जमा लेते हैं और वहीं पे अपना व्यापारिक सेटअप लगाते हैं, यानी व्यापारिक केंद्र बना लेते हैं मलक्का को, और फिर वहां से वो हिंद चीन के साथ व्यापार करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी व्यापारिक कंपनी आती है? तो उसके बाद आता है डच, फिर आता है इंग्लैंड, फिर आता है फ्रांस। ठीक है, ये जो भी व्यापारिक कंपनियां हिंद चीन में पहुंची, इसमें से एकमात्र फ्रांसीसी ही वैसे व्यापारिक कंपनियां थी जिसका मकसद था पूरे हिंद चीन को अपने गुलाम की जंजीरों में, यानी गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेना। फ्रांसीसी पहले से माइंड सेटअप किया हुआ था कि हमको हिंद चीन पे कब्जा कर लेना है। अब इसके कुछ रीजन भी थे, वो रीजन हम आगे समझेंगे तुरंत। अब क्या होता है कि 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्या करते हैं कि वो और बहुत सारे व्यापारियों को बुलाने लगता है, पादरियों को बुलाने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि कैसे हिंद चीन को हम अपने अंडर में कर ले, अपने अधिकार क्षेत्र में कर ले। तो व्यापारी आएगा, व्यापार करेगा, धन अर्जित करेगा, शक्ति बढ़ेगा, तो वो मदद करेगा कब्जा करने में। दूसरा, बहुत सारे पादरी लोग भी आएंगे, वो क्या करेंगे? वो आएंगे तो मैक्सिमम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ज्यादा लोग ईसाई के समर्थक हो जाएंगे तो भी वहां पे अपना वर्चस्व जमाना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन ये जो चाल पादरियों का लाने वाला चाल था, उसको कुछ लोगों ने समझ गया, कुछ लोग उसको समझ गए। और फिर क्या होता है कि अन्नाम और कोचीन वाले क्षेत्र में फ्रांसीसी पादरियों का जो गतिविधि चल रहा था, उसके विरुद्ध लोगों ने उग्र आंदोलन कर दिया, यानी लोगों ने इसका भरपूर विरोध किया। लेकिन फिर आंदोलन को दबा दिया फ्रांसीसियों ने, और आप देखेंगे तो 20वीं शताब्दी आते आते संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाता है। अब यहाँ पे 2-4 डेट आपको याद रखना है, जो कि अब जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछ देता है। पहला सवाल कि कोचीन चीन पर कब कब्जा हुआ? 1862, यानी फ्रांसीसियों ने कोचीन चीन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया 1862 में। फिर कंबोडिया 1863, फिर अन्नाम 1884 और लाओस पर 1904 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। अब जो है फ्रांसीसी द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य, मतलब फ्रांसीसी क्यों हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे? सिंपल रीजन था और समझना भी बेहद आसान है। फ्रांसीसी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई था तो वो इंग्लैंड वाले थे। ठीक है, तो फ्रांसीसी जो थे, हिंद चीन उनके हिसाब से वो सबसे अच्छा जगह था जहां से वो अपने प्रतिद्वंदी इंग्लैंड को किसी भी परिस्थिति में उसका सामना कर पाए, क्योंकि इधर भारत में इंग्लैंड का वर्चस्व था और उधर चीन में। ठीक है, तो फ्रांसीसी चाहते थे कि ऐसा जगह मिले जहां रह करके वो चीन में भी और भारत में भी इंग्लैंड को देख पाए, इंग्लैंड से मुकाबला कर पाए। तो ये पहला कारण था जिस वजह से उसने हिंद चीन पे इतना फोकस किया, उस पर प्रभुत्व जमाने के लिए। दूसरा कारण था कि औद्योगिकरण के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो उसकी आपूर्ति कहाँ से होती है?
उपनिवेशों से होती है, मतलब जो भी उसका उपनिवेश होगा वहीं से न कच्चा माल लाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हिंद चीन पे कब्जा किया ताकि रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थों की प्राप्ति होगी, फिर उससे वो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करेगा। उसके बाद वो जो भी वस्तुएं बनाएगा तो उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए, तो ये भी कारण था कि वो हिंद चीन को क्या बनाया, उपनिवेश बनाया। और सबसे लास्ट एकदम बेतुका थ्योरी देता था, यूरोपियंस जो थे वो बेतुका थ्योरी देते थे कि जो भी असभ्य है उसको सभ्य बनाना हमारा स्वघोषित अधिकार है, तो जो भी असभ्य है उसको हम ही लोग सभ्य बनाएंगे। तो ये भी तर्क दिया करते थे, तो ये भी कारण था हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का। ठीक है, अब आगे कहानी में क्या होता है कि फ्रांसीसी अब उनका कब्जा हो गया था, अब वो शोषण करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने शोषण नगरों और बंदरगाह वाले क्षेत्रों से शुरू किया, फिर धीरे 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 वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। एकदम गजब का शोषण। उनका एक ही लक्ष्य था कि किसी तरीके से लाभ कमाया जाए, भले ही आम लोगों को कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, उनको ये मंजूर था। लाभ कमाना उनका परम मोटिव था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हिंद चीन वाले क्षेत्र में उन्होंने कृषि की उत्पादकता को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जंगलों को कटवा करके साफ कराया, दलदली एरिया को क्लियर करवाया, साथ ही एक बेहतर जल निकासी का समुचित व्यवस्था किया जिससे खेती अच्छा से अच्छा हो पाए। और ये जो उनका प्लान था और उन्होंने जो किया वो कारगर भी हुआ है। 1931 आते आते वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। ये उनके काम का ही परिणाम था। कृषि के सेक्टर में फ्रांसीसियों ने काफ़ी ध्यान दिया, जल का व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था किया, जंगलों को काट के कृषि का क्षेत्र बढ़ाया, दलदली क्षेत्र में भी कृषि लायक भूमि बनवाया। फिर ये तो हो गया कि चावल निर्यातक में एक अलग इतिहास रचा वियतनाम, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की स्थिति बेहद खराब थी। वहाँ एक व्यवस्था थी और उसी व्यवस्था के तहत रबड़ बागानों, फार्मों, खानों में मजदूर काम किया करते थे और उस व्यवस्था का नाम था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। ये व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मजदूर बंधुआ होते थे, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार होता था। ये सवाल बेहद इम्पोर्टेंट है, अति लघुत्तरीय में प्रश्न भी है, इसको एकदम नोट रखना है, नोट करके एक सवाल पूछता है। और तो मजदूरों की स्थिति बेहद दयनीय थी, ये चल रहा था व्यवस्था। साथ ही फ्रांसीसी जो थे अपने लाभ को और बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ विकासात्मक कार्य किया, जैसे कि पूरे हिंद चीन में उन्होंने बेहतर सड़क का नेटवर्क बनाया, पूरे हिंद चीन में रेल का नेटवर्क बनाया और व्यवस्था को और बेहतर किया ताकि लाभ और अधिक से अधिक कमाया जा सके। जो हिंद चीन में फ्रांसीसी रहते थे उनको कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता? कोलोन कहा जाता था। आज की इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे की कहानी हम आगे की पार्ट में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।